हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल ई विमर्श। यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपनी अलग अलग ये बुक्स के विमर्श करेंगे, विचार विमर्श करेंगे, उन बुक्स को पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हम बात करने जा रहे हैं अपने कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स पार्ट 1 सीरीज के लेक्चर नंबर 21 चैप्टर नंबर 5 न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, सबसे पहले हम किस पे बात करेंगे, न्यूटन पे बात करेंगे आज। ठीक है, जो न्यूटन ने लॉज दिए थे, लॉज ऑफ मोशन, जो आप लोग बेसिक क्लासेस में पढ़ते आ रहे हो 9th 10th में, उनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले न्यूटन लॉज ऑफ मोशन क्या है, फिर उनकी ये डिटेल्स में जाएंगे। ठीक है, मतलब आज हम मिस्ट्री सॉल्व करेंगे, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन की मिस्ट्री सॉल्व करेंगे। जैसे इस वक्त इंडिया में सबसे बड़ी मिस्ट्री चल रही है, रसोड़े में कौन था। ठीक है, हर कोई वही देख रहा है ना, जहाँ पे भी देखो, चाहे इंस्टाग्राम खोल लो, फेसबुक खोल लो, व्हाट्सएप खोल लो, हर जगह एक ही मीम चल रहा है, रसोड़े में कौन था। तो वही चीज है, इसी तरह से हम जानेंगे कि न्यूटन लॉज ऑफ मोशन क्या थे। ओके, चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले हम बात करते हैं जो न्यूटन के लॉज ऑफ मोशन है, उनकी डिटेल्स में जाएंगे। और सबसे पहले ये जानते हैं उनमें क्या क्या चीजों की जरूरत है। ठीक है, न्यूटन के लॉज ऑफ मोशन जानने के लिए हमें फोर्स, मास, एक्सेलरेशन, इन चीजों की डिफिनीशन आनी चाहिए। ठीक है, फोर्स क्या होता है, मास क्या होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है। लेकिन सर की बुक में एक बहुत अच्छी चीज दी हुई है कि अगर हम न्यूटन के लॉज जान गए तो हम फोर्स, मास, एक्सेलरेशन जान जाएंगे, और अगर हम फोर्स, मास और एक्सेलरेशन जान गए तो न्यूटन के लॉज भी जान जाएंगे। ठीक है, मतलब एक तरह के जो न्यूटन के लॉज हैं वही डिफाइन कर देते हैं कि फोर्स क्या है, मास क्या है, एक्सेलरेशन क्या है। और अगर हम फोर्स, मास और एक्सेलरेशन की डिफिनीशन पता कर लेते हैं तो वही बता देते हैं कि न्यूटन के लॉज क्या है। ठीक है, एक दूसरे को क्या करते हैं, कन्वर्स करते हैं। ठीक है, अगर आप न्यूटन के लॉज ऑफ मोशन जानते हो तो फोर्स, मास, एक्सेलरेशन भी जान जाओगे, और अगर आप फोर्स, मास, एक्सेलरेशन जानते हो तो न्यूटन के लॉज भी जान जाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, जो आप लोग अभी तक पढ़ते आ रहे हो कि अगर व्हेन अ बॉडी इज इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट और इन अ स्टेट ऑफ मोशन, इट विल रिमेन इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट और इन अ स्टेट ऑफ मोशन अनलेस एंड अनटिल अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। यही डिफिनीशन पढ़ते आ रहे हो। लेकिन सर की बुक में क्या है, इस डिफिनीशन को थोड़ा अच्छे से डिफाइन किया गया, थोड़ा रीडिफाइन किया गया। ठीक है, क्या कहते हैं कि अगर किसी बॉडी पे लगने वाला जो नेट फोर्स है वो जीरो है तो उस बॉडी का एक्सेलरेशन जीरो होगा, और अगर किसी बॉडी का एक्सेलरेशन जीरो है तो उस पे लगने वाला नेट फोर्स जीरो होगा। ठीक, ये है एक्चुअल न्यूटन का लॉ। ठीक है, क्या कहते हैं न्यूटन के लॉज में, जो फर्स्ट लॉ है वो क्या कहता है कि अगर ये मान लीजिए एक बॉडी रखी हुई है, हमारी ब्लॉक रखी हुई है कहीं पे। ठीक है, ये ब्लॉक है, वो किसी टेबल पे रखी हुई, तो इस पे जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं, मान लीजिए F1 लग रहा है, ठीक है, यहाँ से ये F2 लग रहा है, ठीक, यहाँ से ये F3 लग रहा है, इसी तरह से F4, अलग अलग फोर्सेस लग रहे हैं। इन सारे फोर्सेस का जो वेक्टर सम है F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4, ये इक्वल टू जीरो है। ठीक है, तो इस बॉडी का एक्सेलरेशन जीरो होगा। ठीक, और अगर इस बॉडी का एक्सेलरेशन जीरो है तो उस पर लगने वाला नेट फोर्स भी जीरो होगा। ये दोनों चीजें होती हैं कि अगर फोर्स जीरो है तो उसका एक्सेलरेशन जीरो होगा, और अगर एक्सेलरेशन जीरो है तो उस पर लगने वाला नेट फोर्स जीरो होगा। ठीक है, ये चीज होती है। अब इसी को सर की बुक में जैसे डिफिनेशन दी है वो हम आपके सामने पढ़ के सुना देते हैं। If the vector sum of all the forces acting on a particle is zero, then and only then the particle remains unaccelerated, that is remains at rest or moves with a constant velocity. ठीक, अगर a जीरो है तो f जीरो होगा, f जीरो है तो a जीरो है। मतलब अगर कोई बॉडी रुकी हुई है, ठीक है, तो उसका क्या एक्सेलरेशन जीरो है, तो उस पर लगने वाले सारे फोर्स जीरो है। और अगर कोई बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही, ये जरूर याद रखिएगा कि कांस्टेंट वेलोसिटी होनी चाहिए। ठीक, मतलब बॉडी का जो भी मोशन हो रहा है तो उसकी ना तो डायरेक्शन चेंज हो, ठीक, और ना ही मैग्नीट्यूड चेंज हो। डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड में कुछ भी चेंज नहीं होना चाहिए। अगर कोई बॉडी मूव कर रही है, आगे बढ़ रही है, धीरे 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 करके आगे बढ़ रही, और वो कांस्टेंट वेलोसिटी से बढ़ रही है, अगर 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो चल रही है तो इसी स्पीड से वो आगे बढ़ रही, एक ही डायरेक्शन में बढ़ते जा रही है, तब हम क्या कहेंगे कि उस पे उसका एक्सेलरेशन जीरो है। लेकिन अगर वो 5 की स्पीड से बढ़ ली, उसने अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली, तो उसका एक्सेलरेशन जीरो नहीं रह गया, तो इसका मतलब उस पे लगने वाला नेट फोर्स भी जीरो नहीं रह गया। ठीक है, तो वहां पे न्यूटन का फर्स्ट लॉ अप्लाई नहीं होगा। न्यूटन का फर्स्ट लॉ तभी अप्लाई होता है जहां पे हम कहेंगे कि एक्सेलरेशन जीरो है। ठीक, ओके।
अब सर की बुक में एक बहुत अच्छा सा एग्जांपल दिया हुआ है, ठीक है। अगर हमें न्यूटन का फर्स्ट लॉ बताना है तो हमें क्या होगा कि अपना फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी बताना होता है। अब इसके लिए देखिए क्या करते हैं, ये मान लीजिए एक लिफ्ट है, ठीक है, यहाँ रूप से जुड़ी हुई है, ठीक है, और इसमें एक लैंप लटका हुआ है, यहाँ पे कोई पर्सन ए है, ठीक, और यहाँ पे कोई पर्सन बी है, ओके, ठीक, ये ए पर्सन है, ये बी पर्सन है, और यहाँ पे ये एक लैंप लटका हुआ है इस लिफ्ट में, ठीक, ओके। अब क्या होता है, जब ये लिफ्ट नीचे आ रही तो यहाँ से ब्रेक हो जाती है, टूट जाती है। तो जब ये टूट जाएगी तो क्या होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से नीचे आएगी। जैसे ये अगर ये बंधा हुआ है, टूट जाए तो किस एक्सेलरेशन से नीचे जाएगा, जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक। जैसे ही ये ब्रेक होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से नीचे आने लगता है, ठीक। इस लैंप पे एक फोर्स ये लग रहा होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसके वेट की वजह से, और दूसरा इसके अपोजिट डायरेक्शन में इस स्ट्रिंग में टेंशन फोर्स होगा, जिसको हम बोल सकते हैं एक तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, वो क्या होगा, टी, ओके। जब ये इसको देखेगा तो इस ये पर्सन ए इस लैम्प को देखेगा तो क्या उसके लिए लैम्प के अंदर कोई एक्सेलरेशन है, ठीक है। अगर वो ये लिफ्ट रुकी हुई है तो वो भी रुका हुआ है, उसके रिस्पेक्ट में लैम्प भी रुका हुआ है। अगर लिफ्ट मूव कर रही है, मान लीजिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से ही नीचे जा रही, तो इसके रिस्पेक्ट में ये तब भी तो रेस्ट में, अगर लिफ्ट के अंदर बैठा है वो लैंप को देखेगा केवल, और वो लिफ्ट नीचे जा रही तब भी उसके रिस्पेक्ट में वो लैंप रुका हुआ है, ठीक है, उसके रिस्पेक्ट में तो लैंप मूव नहीं कर रहा है। तो वहां पे क्या होगा, जो नेट फोर्स होगा हमारा जीरो होगा, मतलब W माइनस टी इक्वल टू जीरो, ठीक। अपोजिट डायरेक्शन में ये पॉजिटिव डायरेक्शन लेते हैं, उसको निगेटिव लेते हैं, तो W माइनस टी इक्वल टू जीरो, ठीक है, तो W इक्वल टू टी। ये हो गया फॉर ए, ये ए के लिए हो गया, ओके। लेकिन अगर बी इसको देखेगा, ठीक है, जब भी ये लिफ्ट नीचे आ रही होगी, यहाँ से ब्रेक हुई, लिफ्ट नीचे आ रही, जब ये इसको देखेगा तो इसके रेस्पेक्ट में तो ये नेट फोर्स इसके लिए जीरो नहीं होगा, क्योंकि ये जब देखेगा तो क्या होगा, किसी एक्सेलरेशन से नीचे आ रही है, मतलब उसके लिए W माइनस टी इज नॉट इक्वल टू जीरो, जीरो नहीं होगा, कोई फोर्स उसको कोई एक्सेलरेशन उसको लगेगा कि यहाँ किसी एक्सेलरेशन से नीचे आ रही, ये ए भी उसी एक्सेलरेशन से आ रहा होगा, लैम्प भी आ रहा होगा, तो इसके लिए ये जीरो नहीं है, मतलब W इज नॉट इक्वल टू टी फॉर बी। तो क्या ये दोनों एक साथ सही हो सकते हैं? इसमें या तो इसका मतलब कि क्या है, न्यूटन के लॉ जो फॉलो करना है तो उसमें या तो ये वाला फ्रेम सही या तो ये फ्रेम सही, दोनों में से एक ही फ्रेम सही हो सकते हैं, ठीक है। तो क्या कहते हैं कि जब भी ये हम न्यूटन का लॉ ऑफ मोशन बताते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, तो हमें फ्रेम भी बताना होगा हम किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, वरना ये तो नीचे आ ही रहा है, इसके रिस्पेक्ट में भी आ रहा है, इसके रिस्पेक्ट में भी आ रहा है, लेकिन इसके रिस्पेक्ट में रेस्ट पे, इसके रिस्पेक्ट में ये क्या है, किसी एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा है, ठीक है। तो न्यूटन का लॉ यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा, यहाँ पे अप्लाई होगा, ठीक है। तो ये जो भी बेसिक्स की बुक्स हैं उसमें ये चीज नहीं दी होती है कि हम उसमें जो रेफरेंस है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, वो भी डिफाइन करना जरूरी हो जाता है, ठीक है। तो इसके लिए ये एप्लीकेबल है, बी के लिए ये एप्लीकेबल नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या होगा, इसके लिए कैसा फ्रेम हो जाएगा, इनर्शियल, इनर्शियल मतलब नॉन एक्सेलरेटेड, ठीक है। तो फॉर ए ये कैसा हो जाएगा फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इनर्शियल, इनर्शियल मतलब नॉन एक्सेलरेटेड, ओके। और बी के लिए कैसा फ्रेम हो जाएगा, फॉर बी नॉन इनर्शियल मतलब एक्सेलरेटेड, एक्सेलरेटेड मतलब जिसमें टाइम के साथ वेलोसिटी चेंज हो रही है, ठीक है। और इनर्शियल मतलब नॉन एक्सेलरेटेड जिसमें टाइम के साथ साथ वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट बनी हुई है। तो ये न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है वो किस में अप्लाई होगा, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस में अप्लाई होगा, नॉन इनर्शियल में अप्लाई नहीं होगा। ये एक छोटी सी चीज होती है जो बुक्स में, जो आप एनसीईआरटी या कुमार मित्र पढ़ते हो उसमें ये चीज नहीं दी होती। यही चीज सर ने यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है कि अगर हमें न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन लगाना है तो हमें फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी बताना होगा। हम केवल इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ही न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन लगा सकते हैं, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए, आई होप ये समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा इस एग्जांपल से कि कैसे हम कहाँ पे न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन लगाते हैं, ओके। अब इसी तरह से सर की बुक में एक और एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे ये टेबल है, मान लेते हैं इस पे एक बुक रखी हुई है, ठीक है, ये टेबल है,
ठीक, ये टेबल है, इस पे ये बुक रखी हुई है। ओके, इस बुक पे कौन कौन से फोर्सेस लग रहे होंगे? एक इसकी डाउनवर्ड डायरेक्शन की वजह से W इक्वल टू mg, ठीक है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स इसको अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ। एक इसके रिएक्शन में ये जो टेबल लगाएगी टेंशन फोर्स, या क्या कह सकते हैं नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, जिसको एन से लिखा है सर की बुक में। ठीक है, कुछ इस तरह से एन बनाया हुआ है अलग तरीके से, ये ऊपर लग रहा होगा। ठीक, अब क्या इस पे नेट फोर्स 0 है? आप तो यही कहोगे कि वो रुकी हुई है रेस्ट पे, तो इसका मतलब नेट फोर्स इस पे क्या है? एफ नेट, जो नेट फोर्स इस पे लग रहा है वो 0 है, मतलब W माइनस टी इक्वल टू 0। ये आप तो यही कहोगे ना। क्या एक्चुअल में 0 है? देखिए क्या होता है, हम यहाँ पे कौन सा फ्रेम ऑफ रेफरेंस ले रहे हैं? अर्थ को कंसीडर कर रहे हो ना, क्योंकि ये रुकी हुई है। जैसे टेबल हम यहाँ पे रख दें तो रुकी हुई अर्थ के रेस्पेक्ट में तो मेजर करोगे। अर्थ क्या एक्चुअल में इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है? हाँ है, लेकिन अगर बहुत प्रिसाइज मेजरमेंट करना है तो अर्थ का भी एक्सेलरेशन होता है, वो क्या होता है? 0.032 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हम क्या कह सकते हैं, अर्थ भी एक्चुअल में इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस नहीं है, लेकिन हम इसको अप्रोक्सीमेटली 0 ले लेते हैं, तो उसको क्या कह सकते हैं कि हाँ इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। ये चीज सर की बुक में समझाई यहाँ पे कि जब भी हम लेबोरेटरी में या कहीं पे भी ये अपने अर्थ पे मेजरमेंट कर रहे होते हैं, तो हम उसको कैसा, अर्थ को कैसा ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस कंसीडर करते हैं? इनर्शियल, नॉन एक्सेलरेटेड। लेकिन अर्थ क्या अपनी एक्सिस पे मूव कर रही है ना, उसकी एक्सिस है, उस पर वो कॉन्टिन्यूसली मूव कर रही है और सन के अराउंड रोटेट कर रही है, तो मतलब वो मोशन में है हमेशा, और वो एक्सेलरेटेड मोशन है। ठीक है, और एक्सेलरेटेड मोशन होने के कारण उसमें एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन कितना? 0.032 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये एक्चुअल में क्या है? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस नहीं है। लेकिन हमारी जो डेली लाइफ में एक्सेलरेशन प्रेजेंट होते हैं वो इसके कंपैरिजन में बहुत ज्यादा होता है, तो हम अर्थ को कैसा कंसीडर कर लेते हैं कि नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। तब हम यहाँ पे क्या कह देते हैं कि हाँ ये नेट फोर्स 0 है। तभी हम न्यूटन के जो लॉज ऑफ मोशन है उसमें क्या मान के चलते हैं कि अर्थ एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। एक्चुअल में इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस नहीं है, उसका भी एक्सेलरेशन है, लेकिन बहुत प्रिसाइज मेजरमेंट नहीं करना होता है। जहाँ पे डेली लाइफ मेजरमेंट करने होते हैं वहां पे इसको अप्रोक्सीमेटली 0 कंसीडर कर लेते हैं, तो वहां पे हम क्या कहते हैं कि हाँ अर्थ एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। ठीक है, तो ये जब भी प्रिसाइज मेजरमेंट करने होंगे वहां पे अर्थ को इनर्शियल नहीं लोगे, और जहां पे डेली लाइफ मेजरमेंट करने होंगे वहां पे क्या होगे? अर्थ को एज अ इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो हम इस पूरी बुक में जितनी भी क्लासिकल फिजिक्स पढ़ेंगे, ठीक है, वहां पे हम क्या मान के चलेंगे कि अर्थ कैसी है? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। ठीक है, हम वहां कहीं पे भी नॉन इनर्शियल नहीं लेंगे, इनर्शियल लेके ही चलेंगे। अभी जितनी भी क्लासिकल फिजिक्स पढ़ोगे, जितना भी ग्रेविटेशन पढ़ोगे, या जो भी इसमें चैप्टर्स आगे पढ़ते जाओगे, फ्रिक्शन, इस सब में क्या कंसीडर करोगे कि अर्थ क्या है? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और उसी पे बेस्ड न्यूटन्स के लॉज लगाओगे। क्लियर? चलिए अब बात करते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस अदर देन अर्थ। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस अदर देन अर्थ। अर्थ के अलावा क्या इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो सकते हैं? ठीक, चलिए देखिए, अगर ये फ्रेम एक एस मान के चलते हैं और ये एक फ्रेम एस डैश मान के चलते हैं, और ये किसी कांस्टेंट v वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी है, चेंज नहीं हो रही टाइम के साथ, यहाँ पे कोई पार्टिकल p रखा हुआ है। ठीक है, इसकी पोजीशन जब इस वाले से मेजर करते हो तो मान लेते हैं एक्स वाई है, और इस वाले फ्रेम से मेजर करते हैं तो एक्स डैश वाई डैश है। ठीक है, और ये इसके रिस्पेक्ट में v वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा है। क्लियर? ये लेके चले। अब हम इसको कैसे ये डिफाइन करेंगे, और इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, ये हम थोड़ा छोटा बना लेते हैं तो यहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे। ये मान लेते हैं एस फ्रेम और एस डैश फ्रेम, ये v वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा है। ओके, चलिए अब इसको देखिए, अगर इसका एक्सेलरेशन p का एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू s हम ये लेके चलते हैं, ठीक है, ये है विद रिस्पेक्ट टू s, और p का एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू s डैश हम ये लेके चलते हैं। ठीक, तो अब ये इसके रिस्पेक्ट में आगे बढ़ रहा है, तो s डैश का भी कोई एक्सेलरेशन होगा विद रिस्पेक्ट टू s। यस, s डैश का भी एक्सेलरेशन होगा विद रिस्पेक्ट टू s। s डैश क्या होगा? s के रिस्पेक्ट में आगे बढ़ रहा है। ठीक है, अभी कांस्टेंट वेलोसिटी है नहीं है वो अभी बाद में बात करेंगे। ठीक है, पहले हम मान के चलते हैं कि वो भी उसके रिस्पेक्ट में आगे बढ़ रहा है। ठीक है, तो अब जो एक्सेलरेशन होगा s ये p का विद रिस्पेक्ट टू s, वो क्या होना चाहिए?
एक्सेलरेशन ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू एस डैश प्लस एक्सेलरेशन ऑफ एस डैश विद रिस्पेक्ट टू एस, ये होना चाहिए। इसका इसके रेस्पेक्ट में जो इसका एक्सेलरेशन है वो प्लस जी, ठीक है, दोनों का वेक्टर सम होगा तो हमें क्या पता चल जाएगा, एक्सेलरेशन ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू एस। ओके, ये होगा। अब अगर ये इसके रेस्पेक्ट में कांस्टेंट मूव कर रहा है, मतलब एस डैश एस के रेस्पेक्ट में कांस्टेंट वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा है, तो उसका एक्सेलरेशन हो जाएगा 0। ठीक, तो ए क्या हो जाएगा, पी एस डैश इक्वल टू ए पी एस डैश। ओके, मतलब जो एक्सेलरेशन होगा पी का विद रिस्पेक्ट टू एस वो किसके बराबर हो जाएगा, एक्सेलरेशन ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू एस डैश, मतलब दोनों के रिस्पेक्ट में एक्सेलरेशन सेम। ठीक, तो दोनों, तो ये कैसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो जाएंगे, एस डैश एस के रेस्पेक्ट में कैसा हो जाएगा, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो जाएगा। क्यों, कि उसके रेस्पेक्ट में एक्सेलरेशन 0 है। अगर एस डैश, अगर कोई भी फ्रेम दूसरे फ्रेम के रेस्पेक्ट में कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो वो जो फ्रेम है वो पहले वाले फ्रेम के रेफरेंस में कैसा हो जाएगा, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो जाएगा। यही है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस अदर देन अर्थ। अर्थ के अलावा भी कौन से इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो सकते हैं, ये मान लेते हैं अर्थ है, रुका हुआ स्टेशनरी है, ये मूव कर रहा है, तो दूसरा जो भी फ्रेम है वो अर्थ के रेस्पेक्ट में तभी इनर्शियल हो सकता है जब वो कांस्टेंट वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा हो। ठीक है, मतलब उसका एक्सेलरेशन अर्थ के रेस्पेक्ट में 0 हो, तब हम क्या कह सकते हैं कि हाँ वो भी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। मतलब अर्थ को तो हम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेके चलेंगे, साथ में हम किसी दूसरे फ्रेम को इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस तभी कंसीडर कर सकते हैं जब वो अर्थ के रिस्पेक्ट में उसका एक्सेलरेशन 0 हो, मतलब वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो यही है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस अदर देन अर्थ। ओके, सर की बुक में जो लाइन है वो बता देते हैं, ऑल फ्रेम्स मूविंग यूनिफॉर्मली विद रिस्पेक्ट टू एन इनर्शियल फ्रेम आर देमसेल्फ इनर्शियल। जितने भी फ्रेम्स अगर इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रेस्पेक्ट में यूनिफॉर्मली मूव कर रहे हैं वो खुद भी इनर्शियल होते हैं। कोई भी फ्रेम हो वो अगर इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रेस्पेक्ट में यूनिफॉर्मली मूव कर रहा है, मतलब उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, तो वो भी कैसा हो जाएगा, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस ही हो जाएगा। क्लियर, तो आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी। अगर कुछ नहीं समझ में आया तो पूछ सकते हैं। अब बात करते हैं न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन पे। ओके, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ये भी आप लोग डिफिनीशन एक बहुत रटी रटाई डिफिनीशन पढ़ते हो, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली इक्वल टू द फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी, dp अपॉन dt इक्वल टू f। बहुत रटी रटाई डिफिनीशन ये पढ़ते हो कि अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम किसी बॉडी का क्या होगा, उस पे अप्लाइड फोर्स के बराबर होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इसकी भी डिफिनीशन चेंज हो जाएगी। ओके, सर की बुक में जो डिफिनीशन दी अब पहले वो पढ़ते हैं, फिर उसको समझने की कोशिश करते हैं। The acceleration of a particle as measured from inertial frame is given by the vector sum all the forces acting on a particle divided by its mass। देखिए ये डिफिनीशन नो डाउट सही है, लेकिन जो एक्चुअल डिफिनीशन है वो क्या कहती है कि अगर किसी बॉडी पे हमें एक्सेलरेशन मेजर करना है तो किसके बराबर होगा, उस पे अप्लाइड नेट फोर्स डिवाइडेड बाय मास, ये होगा। P क्या होता है, mv। ठीक है, dp बाई dt क्या हो जाएगा, मास कांस्टेंट होगा बॉडी का, dv बाई dt इक्वल टू ma, फाइनली वही आएगा। ठीक है, यहाँ पे f इक्वल टू ma आ जाएगा, यहाँ से भी f इक्वल टू ma ही आएगा। ठीक है, दोनों से आंसर सेम आएंगे, लेकिन जो कहने का तरीका है वो दोनों का डिफरेंट है। वहां पे क्या कहते हैं, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू द फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी। यहाँ पे क्या कहते हैं कि किसी बॉडी का जो एक्सेलरेशन है वो किसके बराबर होगा, उस पे अप्लाइड नेट फोर्स डिवाइडेड बाय इट्स मास। ओके, तो ये हो जाता है न्यूटन्स का सेकंड लॉ ऑफ मोशन अकॉर्डिंग टू द बुक कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स पार्ट 1 बाय एस वर्मा। ओके, सर की बुक के अकॉर्डिंग ये डिफिनेशन है, और जो अदर बुक्स में उनमें ये डिफिनेशन मिलती है। दोनों ही डिफिनेशन सही है। ठीक है, ये भी यूज कर सकते हो, ये भी यूज कर सकते हो। इसमें क्या है कि जितना भी हम उस पर फोर्स लगा रहे हैं, ये बॉडी है, इस पे जितने भी नंबर ऑफ फोर्सेस लग रहे हैं कहीं से भी, ठीक है, तो उन सबका जो नेट फोर्स है उसको क्या करो, उस बॉडी के मास से डिवाइड करो, तो क्या पता चल जाएगा तुम्हें, उस बॉडी का एक्सेलरेशन पता चल जाएगा। और इसमें क्या कह रहे हैं, अगर हमें बॉडी का मोमेंटम पता है तो उसका जो मोमेंटम किस रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, अगर हम वो पता कर ले तो वो किसके बराबर हो जाएगा, उस पर अप्लाइड फोर्स के बराबर हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, जो वर्किंग है किसी भी बॉडी का, ठीक है, किसी भी एक सिस्टम पे
जब हम न्यूटन्स के लॉज अप्लाई करते हैं तो हम कैसे अप्लाई करते हैं, उसके जो स्टेप्स हैं उस पर बात करेंगे, मतलब वर्किंग विद द न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, क्या करेंगे हम, वर्किंग विद न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, वर्किंग विद न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन की जो लॉज ऑफ मोशन है उनमें स्टेप बाय स्टेप वर्क करेंगे। ठीक, 4 स्टेप हैं। सबसे पहला स्टेप देखते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि हम क्या करते हैं, सिस्टम डिसाइड करते हैं कि किस सिस्टम पे हमें वर्क करना है। डिसाइड द सिस्टम। ओके, ये डिफाइन करना सबसे जरूरी होता है कि हमें कौन से सिस्टम पे बात करना है। मतलब पुली वाला है, एक एग्जांपल लेके चलते हैं, अगर ये उसमें 4-5 पुली लगी हुई है तो हमें कुछ पुली पे वर्क करना है, सबसे पहले वो डिसाइड करना होगा। ठीक है, जैसे इस वक्त आपकी स्क्रीन पे एक फिगर है सर की बुक का। ठीक है, उसमें ब्लॉक ए बी सी, फिर एक जे डिस्क डी, फिर ब्लॉक ई और जी दिया हुआ और उस पर एक आदमी खींच रहा है। ठीक है, तब इसमें देखिए जो कंडीशन दी हुई है, क्या कहा था, ब्लॉक बी डज नॉट स्लिप ओवर ई। ठीक है, ब्लॉक बी जो ए के ऊपर रखा है वो स्लिप नहीं कर रहा, मतलब उसके ऊपर रुका हुआ है। ठीक है, और जो डिस्क है वो डी, उसके ऊपर जो स्ट्रिंग है वो स्लाइड कर रही है और स्ट्रिंग सारी टाइट है। ठीक, अब देखिए जब वो है उस स्ट्रिंग को खींचेगा तो ए और बी साथ में मूव करेगा। जितनी डिस्टेंस ए या बी मूव करेगा उतनी डिस्टेंस सी भी मूव करेगा और उतनी ही डिस्टेंस डी भी, ई भी मूव करेगा। ठीक है, मतलब जो जी पार्ट है जहां से वो स्ट्रिंग उसके बंधी हुई है, वो जब उसको खींचेगा तो जितनी डिस्टेंस जी मूव करेगा उतनी डिस्टेंस सी मूव करेगा, उतनी डिस्टेंस ए और बी मूव करेगा। ठीक है, तो मतलब ए बी जी डी, जी ए बी सी जी, ये सारे क्या होंगे, एक सिस्टम कंसीडर किए जा सकते हैं, क्योंकि ये सारे क्या होंगे, सेम डायरेक्शन में मोशन करेंगे। सबका मोशन क्या होगा, एक्स एक्सिस में होगा। ठीक, इसी तरह से जो ई है, ठीक है, वो क्या कंसीडर कर सकते हो, वाई डायरेक्शन में मोशन कंसीडर कर सकते हो। ठीक है, ओके, तो इस तरह से हम इसमें सिस्टम क्या क्या बना सकते हैं, ए एक अलग सिस्टम बन सकता है, बी एक अलग सिस्टम बन सकता है, ए प्लस बी एक सिस्टम बन सकता है, बी प्लस सी एक सिस्टम बन सकता है, ए प्लस बी प्लस सी बन सकता है, क्योंकि डायरेक्शन हमें देखना है, डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। ठीक है, जब भी हम सिस्टम डिसाइड करेंगे तो वो क्या होना चाहिए, उसमें जो मोशन है उसकी डायरेक्शन सेम होनी चाहिए, मतलब सेम टाइम में सेम डिस्टेंस मूव करनी चाहिए। ठीक है, सी और जी एक हो सकता है, ठीक, ए प्लस सी प्लस जी हो सकता है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस जी हो सकता है, मतलब ए बी सी जी के जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन है आप वो बना सकते हो, क्योंकि वो सारे एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, मतलब सब एक्स एक्सिस में मूव कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन जो डी और ई है जो वो क्या होगा, वाई डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो हम उसको उस वाले सिस्टम के साथ कंसीडर नहीं कर सकते हैं। तो हमें जब भी सिस्टम कंसीडर करना होगा हमें क्या देखना होगा कि एक्स एक्सिस में बात कर रहे हैं कि वाई एक्सिस में बात कर रहे हैं, जिस एक्सिस में हम बात करेंगे उसको लेके चलेंगे। ठीक है, चलिए फिर देखिए, जैसे इसमें दिया हुआ कि द डिस्टेंस कवर्ड बाय ई इज आल्सो सेम एज द डिस्टेंस कवर्ड बाय जी। जितनी डिस्टेंस जी कवर करेगा उतनी डिस्टेंस ई भी कवर करेगा, लेकिन उनकी डायरेक्शन डिफरेंट है, तो हम क्या कर सकते हैं, ई और जी को एक सिस्टम कंसीडर नहीं कर सकते। यही हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जब भी हम पहले सिस्टम डिसाइड करेंगे, सिस्टम डिसाइड करते वक्त ये सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम क्या करेंगे, एक ही डायरेक्शन लेके चलेंगे। ठीक है, ए बी सी जी उसको एक डायरेक्शन में है तो वो एक सिस्टम कंसीडर होगा, ई और जी साथ में एक सिस्टम कंसीडर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि उनकी डायरेक्शन डिफरेंट है। नो डाउट डिस्टेंस सेम मेजर ये ट्रेवल करेंगे, जी जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा टी टाइम में उतनी डिस्टेंस ई भी ट्रेवल करेगा, लेकिन उनकी डायरेक्शन अलग होने की वजह से उसको एक सिस्टम कंसीडर नहीं किया जा सकता है। ठीक है, फिर इसके बाद क्या है, at least at this stage we are unable to apply Newton's law treating E plus G as a single particle as the disk D slides over the string। डिस्क D के ऊपर क्या हो रहा है, स्ट्रिंग स्लाइड कर रही, द डिस्टेंस कवर्ड बाय D इज नॉट इक्वल टू E। ठीक, क्योंकि ये देखिए इस पे जब मोशन होता है, अगर किसी भी डिस्क के ऊपर मोशन होता है तो 2πr होता है। ठीक है, ठीक, उसकी रेडियस के बराबर होता है, और E कैसा मोशन कर रहा है, इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये भी कैसा हो रहा है, ये सर्कुलर डायरेक्शन में मोशन हो रहा है, और तो ये दोनों लेंथ सेम नहीं हो सकती। जितनी डिस्टेंस ये मूव करेगा, जितनी देर में ये टाइम टी में ये यहाँ से यहाँ तक पहुंचेगा, उतनी टाइम में ये उतनी डिस्टेंस कवर नहीं करेगा। ठीक है, तो ये भी इक्वल नहीं हो सकता है। ठीक है, तो हम डी और ई को भी एक सिस्टम कंसीडर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें क्या होगा, जब भी हमें सिस्टम कंसीडर करना है, तो अब देखिए डी और ई, जो डी पार्ट है आपकी स्क्रीन पे और ई ब्लॉक है, उसकी डायरेक्शन तो सेम है। सर अभी आपने कहा कि डायरेक्शन सेम होनी चाहिए, डायरेक्शन सेम है, डायरेक्शन सेम नहीं है क्योंकि वो सर्कुलर मोशन कर रही है। वो डिस्क डी पे जब स्ट्रिंग आएगी तो उसके बाद क्या होगी, वो राउंड ऐसे घूमेगी,
तो उसकी डायरेक्शन क्या हमेशा नीचे की ओर है? नहीं, वो इधर है, फिर इधर है, फिर इधर है, फिर इधर है, ठीक है। इस डायरेक्शन में यहाँ पे होगी, फिर डायरेक्शन यहाँ होगी, फिर डायरेक्शन यहाँ होगी, फिर डायरेक्शन यहाँ होगी, फिर डायरेक्शन यहाँ होगी। तो उसमें क्या होगा, डायरेक्शन कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रही है, एक डायरेक्शन नहीं है, तो हम ये इसको एक्स या वाई एक्सिस कंसीडर नहीं कर सकते हैं। तो इस केस में भी क्या कहेंगे कि डी और ई एक सिस्टम नहीं हो सकता है, ठीक है। सिस्टम तभी एक हो सकता है जब उसकी डायरेक्शन जो है सेम हो और जो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल है वो भी सेम है। तो ये हो गया हमारा स्टेप 1, ठीक है। आज के लेक्चर में इतना ही रखेंगे, फिर स्टेप 2, 3, 4 डिस्कस करेंगे और न्यूटन का थर्ड ऑफ मोशन डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर में। और उसके अगले लेक्चर में स्यूडो फोर्स, हॉर्स एंड कार्ट डिस्कस करेंगे। तो ये चैप्टर हमारा 23 लेक्चर तक का फिनिश हो जाएगा, थ्योरेटिकल पोर्शन। उसके बाद फिर इसके न्यूमेरिकल पोर्शन पे, और इसमें 42 न्यूमेरिकल्स हैं। ओके, चलिए, आई होप आपको समझ में आ गया होगा आज के लेक्चर। अगर कहीं पे कुछ नहीं समझ में आया तो पूछ सकते हैं। कोई डाउट हो किसी भी टॉपिक में तुरंत पूछिए, इंस्टाग्राम पे पूछिए, टेलीग्राम पे पूछिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, कहीं पे भी पूछिए। पूछते रहिए, पढ़ते रहिए। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। और जिनके भी अब ये प्री बोर्ड शुरू होने हैं, बोर्ड शुरू होने हैं, ठीक है, जैसे अब धीरे धीरे करके प्री बोर्ड शुरू होने हैं, अगर होते हैं, अगर नहीं होते हैं, ठीक है, लॉकडाउन के वजह से ही ये अगर नहीं खुलते हैं स्कूल तो कोई बात नहीं, अगर होते हैं ऑनलाइन होते हैं तो उनके लिए ऑल द वेरी बेस्ट। इसी तरह से पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।